नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। आप यहाँ पे देखिए, महापरिवर्तन जन आंदोलन, राइट टू रिजेक्ट, पद से हटाने का अधिकार, जनमत संग्रह का अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था में सार्थक परिवर्तन लाने का अभियान। क्या अभियान है ये? क्योंकि जंतर मंतर पे ऑलरेडी इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ तक कि पहलवानों के भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सभी लोग पहलवानों को कवर कर रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये क्या मैटर है। मैडम, धरना देने से देश का गौरव बढ़ रहा है ना, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो आपकी पहचान बन रही है। मैडम आप मुझे बताएं, उससे आपके देश का गौरव बढ़ रहा है ना। बजाइए ताली कि देश का गौरव बढ़ गया। यहाँ पे लड़कियां हैं, युवा हैं, सब यही बैठे हुए हैं। बढ़ाइए देश का मान। आप पत्रकार हैं, सरकारों से आप ये बताएं, यहाँ पे आप किस लिए आए? हमारे पहले शादी से पूछे, उसके बाद में परिचय दूंगी। मेरी तबीयत खराब है। चलो ठीक है। हाँ सर, क्यों आए आप लोग इधर? बोलिए। क्यों आए इधर आप लोग? हम लोग जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जनता के हाथ में सीधी ताकत होनी चाहिए। हमारा जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दोषपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है। भारत का पायदान बहुत पीछे है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत शुरू से, बहुत दिनों से मांग चल रहा था। 1974 से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मांग रखी थी कि राइट टू रिजेक्ट अधिकार होना चाहिए लोगों का। आज हमें सरकार बनाने में योगदान तो है हमारा, वोटिंग राइट्स तो मिले हैं, लेकिन वोटिंग राइट बहुत बड़ा राइट नहीं है। आप ये कह रहे हो कि राइट टू रिजेक्ट का अधिकार होना चाहिए, तो सरकार तो ऐसा कोई कानून बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि पार्टियां कई बनी हुई है और सबके कार्यकर्ता अलग है, तो रिजेक्शन सब करने लग जाएंगे तो कानून बनेगा नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए। ये सरकार के खिलाफ है, इसलिए आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि है वो प्रतिनिधित्व तो किसका करती है? वो खुद का करती है या जनता का? तो जनता के हित में अगर ये कानून है तो उनको लागू करना उनका कर्तव्य होता है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शक्ति आज सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत शक्ति है, तो उसका विकेंद्रीकरण जरूरी है ना। आज भ्रष्टाचार तो इसीलिए है कि एक जगह से सब कुछ पूरे देश को चलाया जाता है। आज ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये जितने भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने दिमाग के बदौलत भ्रष्टाचार करके पैसे का बंटवारा करते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, नेता लोग करते हैं। नेता करवाते हैं। नेता का सोच तो वही है ना, अंग वही है। ब्यूरोक्रेसी तो, नेता के पास कितना अकल होता है? आज नेताओं के पास बहुत ज्यादा अकल नहीं है भारतीय प्रजातंत्र में, ठीक है। जितने IAS IPS है, ये लोग ठगी का संचालन करते हैं कि कैसे पैसा। पहले घोटाला होता था, लालू यादव ने घोटाला किया, जेल गए। अब घोटाला के माध्यम से नहीं, अब तो राजकोष से पैसा निकालने का तरीका इन्होंने बदल दिया है, माध्यम बदल दिया। कैसे बदल दिया? अब इन्होंने बस क्या करते हैं कि योजनाएं लागू करते हैं। हजारों योजना है जिसमें योजना नहीं बने। कितनी योजनाएं हैं अब बताइए? मोदी सरकार ने कितनी योजना लागू की है? तो देश को फायदा होता है ना योजना से? क्या फायदा होता है? उसमें तो पूरा पूरा भ्रष्टाचार होता है। राजीव गांधी भी वही बात कहते थे, आज भी वही हो रहा है। ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 16 पैसा भी नहीं पहुंचता। यही चीज हो रहा है देश में। तो आप तो जो तीन जरूरी है। 3 कानून क्या आपके? हमारा राइट टू रिजेक्ट है। इसमें हम राइट टू रिजेक्ट में हमने संशोधन किया है कि राइट टू रिजेक्ट में होना चाहिए कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आला अफसर हो, उनके लिए उनका डाटा के साथ एक मशीन लगनी चाहिए समाज के अंदर। किसी सामुदायिक भवन में या जिला भवन में कहीं पर एक मशीन लगनी चाहिए और सारे अधिकारियों का उसमें लिस्टिंग होना चाहिए, सबका नाम रहना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, न्यायिक अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सबका डाटा उसमें रहना चाहिए। अगर मैं जाता हूं किसी काम से किसी अधिकारी के पास, अगर वो मेरा काम नहीं करता है तो मैं उसके खिलाफ गुप्त मतदान कर सकूं। तो वो जो आप बता रहे हो, डाटा तो ऑलरेडी होता है सरकारों के पास, तभी तो अपॉइंटमेंट होती है, उनकी नौकरी लगती है। डाटा होता है ना, मैं वही डाटा तो चाहता हूँ। उनके ऊपर सीनियर भी बैठे होते हैं। मैं वही तो चाहता हूँ कि वो जो डाटा उनके पास से सारे अधिकारी का लिस्ट एक वोटिंग मशीन में रखा जाए। और मैं अगर किसी काम से जाता हूँ अधिकारी के पास, ठीक है, अगर वो अधिकारी मेरा काम नहीं करता है, उसमें भ्रष्टाचार करता है, तो मैं अगर असंतुष्ट हूँ उस अधिकारी के काम से, तो मैं उसके खिलाफ वोट कर सकूं और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। सीनियर को बोल दो ना, आप उनके सीनियर को बोल नहीं सकते हो। होता है सर, सब भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बना हुआ है। आप वोट डालोगे, उस वोट की सुनवाई कौन करेगा? आज कहाँ सुनवाई होता है? आप यहाँ पे खड़े हो जंतर मंतर पे, आपके पीछे पहलवानों का संघर्ष चल रहा है ना, अनवरत चल रहा है। आज भ्रष्टाचार है तभी तो चल रहा है ना। उनकी FIR नहीं लिखी गई, तो सुनवाई तो उनकी भी नहीं हो रही। उनकी FIR, वही तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार। FIR तो होगी, अरेस्ट नहीं हुआ। FIR नहीं हो रही थी तब धरना पे बैठे थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा सर FIR नहीं हो रही थी इसलिए धरना पे बैठे थे कि उसको गिरफ्तार करो। यहाँ गिरफ्तार कैसे होंगे जब FIR भी नहीं लिखा रही थी? अब FIR लिखाया है, अब उसमें संशय है कि सरकार
जिस सत्ता में ये बैठे हैं भूषण जी जो बैठे हैं, ब्रजभूषण जी, जिनकी सरकार है आज केंद्र में, तो उन्हीं की सरकार है ना, तो उनके खिलाफ कौन क्या कर लेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ इनको राय मिलने वाला न्याय। ब्रजभूषण ने कह दिया अगर मोदी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सब भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन पर तमाम धाराएं हैं, पोस्टर लगा हुआ, आप देखिए। इन लोगों को इमीडिएट जेल में डाल करके तब जांच करनी चाहिए, जेल में क्योंकि कौन ये जांच डालेगा को सर? प्रभावित कर सकते हैं। जेल में डालेगा कौन? जेल में डालेंगे कौन? व्यवस्था डाले, जनता तो डाल नहीं सकती। इस न्यायपालिका डाले ना, तो न्यायपालिका ने ऑर्डर कर दिया ना इसका। इनको उठाए डाले। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आज देश में प्रजातंत्र नहीं है, कानून व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, इसलिए 3 कानून की जरूरत है आज देश में। चलो राइट टू रिजेक्ट हो गया, आपका मतलब कहने का मतलब कि भाई जो भी अधिकारी होता है उसको रिजेक्ट किया जाए अगर वो अच्छा काम नहीं जनता करता। रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा, जनता रिजेक्ट करे, मतलब उनको नौकरी से हटा सकती है। बिल्कुल सस्पेंड कर सके, उस पर जांच हो, अगर वो वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल वोटिंग के माध्यम से वो सस्पेंड होगा भ्रष्टाचार करने पर, उस भ्रष्टाचार का जांच होगा जब जिस डेट तक वोटिंग हुई है, और जांच के बाद वो अधिकारी जेल जाएगा, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार बंद हो। जब वोटिंग होगी तो उसमें पैसा भी तो लगेगा। नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो वोटिंग करने कौन आएगा? देखिए, आप जब जाते हैं किसी ऑफिस में, आज प्राइवेट ऑफिसेज में बायोमेट्रिक मशीन लगा रहता है, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। उसी तरह का हम एक बॉक्स चाहते हैं, उसको ब्लाइंड बैलेट बॉक्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। हाँ, उसका जो डाटा आएगा निकल के, अगर उसके नेगेटिव जाता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाए। आपका कहना है? नौकरी से सस्पेंड करके उसको जांच करना है, उसके काम को जांच करना है। जब से उसके खिलाफ वोट गिरा है उस दिन से उस पर जांच होनी चाहिए। पर एक चीज और भी तो होता है ना, मान ले कुछ लोग अगर जानबूझ के उनके खिलाफ ऐसे खड़े हो जाए तो? आप अगर शरीफ हैं तो कुछ नहीं होगा ना आपको, आप सस्पेंड हो जाओगे, आप पर मान लो कुछ है, अगर आप दोषी नहीं हो तो क्यों डरोगे? क्योंकि मोस्टली क्या होता है देश के अंदर, अगर किसी का काम नहीं होता तो सीधा गाली पकड़ने लग जाता है, चाहे उसके कागज कम हो। ऐसा भी होता है। आप अगर दोषी नहीं हो तो क्यों डरोगे, मुझे ये बताओ। कोई मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, सपोज करो आप हो, आप ईमानदार सुनो आदमी हो सुनो, तो आपके खिलाफ मैं वोट क्यों करूंगा? जनता इतनी तो समझदार है। ऐसा होता है जैसे मान लिया आप हो, ठीक है, आपके पास में कुछ काम लेके आया, ठीक है, और मेरे कागजों में कमी है, आपने बोले ये कागज लगाओ, तो अब मैं कहता हूँ ये तो जानबूझ के काम करना ही नहीं चाहता, और मैं उसके आपके खिलाफ वोट कर दूं। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं ना देश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अवधारणा है कि गलत लोगों को गलत मत कहिए। आप किसी लोग ऑफिस गलत में नहीं जाकर है। देखोगे तो ऐसा व्यवस्था होता है। गलत है सर, आप एक बार भी व्यवस्था को नहीं बोल रहे। व्यवस्था पर उंगली उठाइए, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदल रही है। मैं तो आम आदमी पे भी उंगली उठा रहा हूँ करप्शन का जो नेक्सस है वो नहीं बदल रहा है। आप आम आदमी को कह रहे हैं कि चोर है, भ्रष्ट है, ना। बेईमान चोर नहीं है। बोला मैंने, आप वही कह रहे हैं ना, आम आदमी कहाँ भ्रष्ट है? मैंने ये कहा कि कई बार लोग ऐसा करते हैं। आप लोगों को बोल रहे हैं ना, तो देश के 141 करोड़ लोगों को आप उंगली उठा रहे हैं उस पे। देश के लोग तो निरीह प्राणी है, क्योंकि मैं बेचारे मजबूर है, तभी तो यहाँ आते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर से यहाँ आकर के आंदोलन कर रहे हैं, और देश में कुछ सुनने वाला नहीं है। कैसी तानाशाह सरकार है कि बैठने से वो बैठने नहीं देती है, बारिश होता है तो बैठने का जगह सरकार नहीं कौन सी बढ़िया? है। कोई सरकार अच्छी नहीं है, इसलिए 3 कानून जब बन जाएगी ना तो सरकार हम बदल लेंगे। दूसरा कानून क्या आपका? हमारा दूसरा है राइट टू रेफरेंडम, जनमत संग्रह का अधिकार। देश में जो भी कानून केंद्रीय सूची से, राज्य सूची से लागू होती है, उसमें जनमत संग्रह का कानून होना चाहिए। आज जनमत संग्रह नहीं है, इसलिए बिहार में या फिर किसी भी स्टेट में या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम से, केंद्रीय सूची से कोई भी कानून सरकारें लागू कर देती है, जनता से पूछती नहीं है। जनता से पूछना जनता को चुन के सांसद को और एमएलए को जनता ही तो भेजती है ना। चुन के नहीं भेजती है सर, चुनवाया जाता है पैसा देके। वहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार का वो सेंटर बना हुआ है। ये जो जनता सही लोगों को क्यों नहीं आपका जो प्रोसेस है, ये भ्रष्टाचार का सिस्टम है, बस इसलिए तो हम चाहते हैं। जनता जो है सही लोगों को क्यों नहीं चुनती? नहीं चुनती, उसके पास बौद्धिक ज्ञान नहीं है। आप व्यवस्था पढ़ाई नहीं कराते, आप उस तरह की शिक्षा नहीं देते हो स्कूल कॉलेज में, आप डेमोक्रेसी नहीं पढ़ाते हो, आप बताते नहीं हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके अधिकारों को नहीं पढ़ाते हो। जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक लोग हैं ये बहुत होशियार हैं और चालाक हैं। ये चाहते हैं कि जनता मूर्ख रहे और हम इन पर शासन करते रहे। इनको ये लगता है कि जो प्रजातंत्र है मूर्खों का शासन है, इनको ऐसा लगता है। तो सबको मूर्ख बना के रखो, बेवकूफ बना के रखो। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को अब बदलने की जरूरत है, उसमें कुछ पारदर्शी लाना चाहिए, उसमें ताकत डालना चाहिए। तो जनता क्यों नहीं समझती इन बातों को वोट के समय? जनता नहीं समझती है, वो जाने। जनता तो कहीं ना कहीं बेवकूफ होगी फिर। जनता बेवकूफ नहीं है सर, जनता को तो लोभ दिया जाता है। 140 करोड़ की आबादी 544 लोगों को चुनती क्यों है। नहीं सुनती, उसका कारण भी है।
जनता इसलिए नहीं सुनती है कि जनता के पास आज जीवन जीने का सिस्टम नहीं है। देखो ना, जनता महंगाई से ग्रसित है। 140 करोड़ की आबादी जनता को फंसा दी हो महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में संलिप्त है जनता, उसी में पीस रही है। वो क्या सोचेगी, क्या कर लेगी जनता? यहाँ पे देखो ना, आप फ्री बांट सुनो रहे हो सुनो, गेहूं, 140 करोड़ की आबादी में से 544 लोगों को चुनती है, हाँ, तो जनता बेवकूफ है, सही लोगों को नहीं चुनती। सही लोगों को नहीं चुनती है, उसका कारण है ना कि जनता को फ्लोरिश होने नहीं दिया जाता है, सही से जीवन जीने नहीं दिया जाता है। आज जनता कर्ज में है, आज जनता को फ्री का सपना दिखाया जाता है कि ये ले लो, वो ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है जनता के साथ। और ये राजनीतिक लोग बहुत होशियार है, ये लोग समझ गए हैं कि हमें वोट कैसे लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वोटिंग राइट बहुत बड़ा राइट नहीं है, पावर ये मिलना चाहिए, राइट टू। मैंने आप भी बताइए, इन्होंने 2 कानून तो बता दिए, राइट टू रिजेक्ट का, राइट टू रेफरेंडम का, तीसरा कानून क्या बनवाना चाहते हो? राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट है, जिसमें जब भी कानून में सुधार हो, कानून में बदलाव हो या नया कानून बन रहा हो, तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि हमारे समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन इस देश को दिया है। तो जनता की तरफ से उनको प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया जाए और उनकी जो दिए हुए विचार हैं उनको उस कानून में जगह दी जाए। उसके बाद ही कोई कानून बने और उसको जनता के लिए प्रेषित किया जाए कि अब जनता के लिए है। आप अपने बनाए हुए कानूनों में आप अपने दलालों को रख लेते हो जो आपका विरोध ना करे, आप अपने हित में कानून बनाते हो, तो ऐसे लोगों को नहीं कहिए आप स्टैंडिंग कमेटी में रखिए। जो सरकार लोगों को अपने साथ रखती है किसी भी काम के लिए, दलाल होते हैं। तो सर आज तक एक भी कानून बता दीजिए जो जनता हित में बना हो, एक कानून बता दीजिए जिसका फायदा जनता को पहुंच गया हो। जनता कानून बताओ ना जो जनता के विरोध में बना। किसान बिल क्या था? किसान बिल क्या था? देश का अन्नदाता, सबके पेट में रोटी उसी की मेहनत से जाती है, वो क्या था? CNRC क्या था? वो तो CNRC तो लागू भी हुआ कई जगह, असम में लागू हो गया, कर्नाटक में भी लागू हो जाएगा 8 मई के बाद। बंदूक के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, ठीक है। कानून वो होता है जो देश के 141 करोड़ लोगों को सुकून और अमन और चैन से जीने दे, वो कानून को कानून मानते हैं। तानाशाही व्यवस्था को कानून नहीं मानते हैं। आप ये भी देखिए, आप जनता की तरफ से किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं बुलाना चाहते? संविधान की यही परिभाषा है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा वाला जो आखिरी वाला पॉइंट है वही मेरा आखिरी कानून है, उसको आप क्यों नहीं लेना चाहते? जनता के द्वारा है ना कानून, तो उसको ले लीजिए जनता को। हम ये नहीं कह रहे पूरे देश की जनता को बुलाइए। जैसे आप कृषि के लिए कानून बना रहे हैं तो किसी बड़े प्रतिनिधित्व को बुलाइए, सब जनता की तरफ से, जो किसान का ज्यादा समझदार हो, जो आदमी AC और कार के बीच में रहता है। जो किसान कानून आए थे 3, तो किसानों से पूछा गया था, उसके बाद ये कानून बना था। तो फिर किसान सड़कों पे क्यों आया था? तो 2 धारा में बटे हुए ना लोग, कहाँ 2 धारा से लोग बटे हुए। कुछ किसान ऐसे थे जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, कुछ किसान ऐसे थे जो बीजेपी के विरोध में थे। बीजेपी के जो समर्थित किसान थे उनके लिए कानून अच्छा था, क्योंकि राजनीतिक मलाइया चाट रहे थे, लेकिन हर आदमी को तो नहीं मिल रहा था ना। कानून ऐसा बने, जो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि कानून ऐसा बने जो 141 करोड़ लोगों के हित में हो। बीजेपी का कानून बीजेपी के कुछ लोगों के लिए ना बने, ठीक है। जो ओरिजिनल किसान की बात करते हैं ना सर, किसान वो आंकड़े भी दिखाइए ना जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मैं आपकी बात को काटूंगा, अभी बताए। देश जो हमारे कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप जानते हो, क्योंकि जितनी पार्टियां उतना ही बंटवारा, क्योंकि हर आदमी जो अपनी पार्टी के हिसाब से गले लगा के बैठा हुआ है। जब एक पार्टी को कानून लेके आते हैं तो उसके जो विरोधी पार्टी है उनके विरोध में खड़े हो जाती है, तो एक मत में 140 करोड़ कैसे आएंगे? सर एक बात समझिए, राजनीतिक रूप से विरोध करना विपक्षियों का काम है, उनका काम है, और सरकार का काम है कानून बनाना। अब कानून जनता हित में है कि नहीं है, ये निर्णय जनता का है। तो जो लोग सड़कों पे उतरे थे वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो इस देश के किसान थे। इसी तरह आप देश के जवानों को देख लीजिए, देश के जवानों के लिए जो आर्मी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार त्याग के, सर में कफन बांध के लड़का घर से निकलता है, भारत की सुरक्षा के लिए निकलता है ना, कफन बांध के। ना उसको पता होता है कि अंतिम दर्शन में माँ का करूंगा कि बीवी का करूंगा कि बेटी का करूंगा या दुनिया में किसी का नहीं करूंगा। उसके लिए भी जब आप कानून बनाते हैं ना तो उसको भी आप 2 भागों में बांट देते हैं। एक बार अग्निवीर हुआ ना, ये अग्निवीर क्या है? 4 साल की नौकरी लेके आए थे फौज में, ये भी तो कानून बनाया था, उसमें भी 2 धारा में बट गए थे लोग। देखिए 2 धाराओं में बंटने का कारण क्या है? उन्हीं लोगों ने अग्निवीर का ज्यादा समर्थन किया जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। समझिएगा आप पूरी बात को,
वो अलग बात है कि जब बात उठती है तो लोग कह देते हैं ये मामला तो कांग्रेस के समय से उठा था। अग्निवीर आरएसएस पार्ट 2 है। जब आप इतने दिनों तक वहां पर काम करोगे 5 साल तक, 18 साल 20 साल 4 साल 18 साल में आप गए नौकरी करने, आप कितने साल बाद आ जाओगे? अब 22 साल के लड़के की चुनौती देखिए, वो तो अच्छे से कॉलेज भी नहीं कर पाया, पढ़ भी नहीं पाया ना, 4 साल पढ़ाई भी छोड़ दिया आपके माया। अब उस 4 साल में वो क्या ट्रेनिंग लेगा? आर्मी की तो ट्रेनिंग ही 2-2.5 साल की होती है। ट्रेनिंग देकर जब वो परफेक्ट होगा, जब उसको वही वक्त आएगा देश की सुरक्षा के लिए, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब जुमला समझिए। अब वो क्या करेगा? जैसे आर्मी के बहुत सारे लोग रिटायर होकर के, देश के जवान है वो, मैं उनका सम्मान करती हूँ, जितना सम्मान करो देश के जवान का उतना कम है। अब वो धीरे से आरएसएस वाला हो जाएगा। जय श्री राम जय श्री राम। अब उसको बंदूक चलाना भी आ गया, मारना भी आ गया। अब करो उन्माद तुम देश में। ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, आरएसएस में पहुंचाने की ट्रेनिंग है। हम इसीलिए कहते हैं कोई भी कानून बने तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। जो लड़का, जो देश का जवान सड़क पे खड़ा होकर के देश के बॉर्डर में काम कर रहा है, वो इंसान बताएगा ना कि देश की सुरक्षा में क्या कानून बनने चाहिए। कि जो वो पार्लियामेंट में बैठे हुए मंत्री है जिनको आर्मी की स्पेलिंग भी ढंग से लिखनी नहीं आती, वो बताएगा। इसलिए जनता के प्रतिनिधित्व को चुनिए, देश को मजबूत बनाइए, कमजोर नहीं करिए। देश का सैनिक सड़क पे बैठा है 3 महीने से आंदोलनरत में, इससे देश की शोभा बढ़ रही है? ये जो आज हो रहा है ना सर, इससे देश की शोभा नहीं बढ़ रही है। मतलब मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगर कर रहे होते तो शायद ये लोग नहीं बैठे होते। पहलवानों को लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए, आप पहलवानों एक महिला हो, आप ये मत बोलिए कि मैं एक महिला हूँ, पहले आप ये समझ जाइए। महिलाएं बैठे ना। मेरे लिए वो महिला नहीं है, वो भारत की आधी आबादी अकेले बैठी हुई है। साक्षी मलिक, ये जो भी लड़की है तो भी बैठी है ना, वो भारत की आधी आबादी है। भारत की में इनके साथ जो हुआ, दोषियों के प्रति कार्यवाही हो, दोषी पाए जाने पर सजा हो। दूसरा, मैं ये पक्षधर हूँ कि ऐसा भारत की आधी आबादी के लिए ऐसा सख्त कानून महिलाओं के लिए बने कि कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से डरे। एक अध्यादेश पारित करे, महिला का अस्मिता पे हाथ डालना, भारत माता की अस्मिता पे हाथ डालना है। और मैं एक बड़े सख्त कानून की मांग करती हूँ, महिलाओं के हित में हो। जिस तरह से इनको यौन शोषण, यौन उत्पीड़न महिलाओं का होता है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कानून जरूरी है सर। ये टुकड़ों में रोज लड़कियां यहाँ इंसाफ मांगेंगी। भारत की आधी आबादी है यार, कितने दिनों तक, कितने लोग आंदोलन करेंगे? आप सख्त कानून बनाइए, महिलाओं को इंसाफ दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, देश का गौरव है, सड़कों पे बैठा हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको क्या छवि बन रही है? तो खराब हो गई ना। पूरे देश की छवि मोदी जी ने खराब की है। और ये जो पेड सोल्ड मीडिया है, स्ट्रीमलाइन मीडिया, ये दिखाती है मोदी जी पहुंचे अमेरिका, हुआ भव्य स्वागत। ये क्या दिखा रहे हो? वहां का जो चैनल है ना विदेशों का, मोदी जी को जगह नहीं देता है। देखिए ना, उनकी खबरें दूसरे तीसरे पन्ने पे आती है। प्रमुखता से कोई भी देश मोदी जी को नहीं लेता सीरियस। ये सिर्फ देश का पत्रकार जबरदस्ती नंगा नाच नाचता है, क्योंकि सोल्ड है, बिका हुआ पत्रकार है। आप लोग आत्मनिर्भर पत्रकार हो, आप दिखाओगे सच्चाई। लेकिन जिस दिन आप भी कहीं से स्पॉन्सर हो जाओगे, उस दिन आप भी ऐसे मुंह मोड़ के चले जाओगे। यही देश की हकीकत है पत्रकारों की। अच्छा लग रहा है ये देश का नौजवान, अच्छा लग रहा होगा, देश की तस्वीर अच्छी बन रही होगी। ये पढ़े लिखे लड़के, ये भी ट्विटर चलाते होंगे, ये भी ट्वीट करेंगे, अच्छी तस्वीर बन रही है ना देश की। तो ये थे यहाँ पे जो बैठे हुए थे 3 कानून को लेके, जो 3 कानून चाहते हैं कि लागू हो और देश की भागीदारी जो है सरकारों की नीतियों में हो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।